मध्य प्रदेश कांग्रेस सिंधिया पर लगातार हमलावर है और भोपाल में कांग्रेस ने पोस्टर लगाकर सिंधिया पर हमला किया। पोस्टर में गद्दार और बिकाऊ लाल जैसे शब्दों का भी जिक्र किया गया है और सिंधिया पर निशाना साधा गया। कांग्रेस के पोस्टर में लिखा है कि अब वक्त आ गया है, गद्दारों और बिकाऊ लालों को सबक सिखाना जरूरी है। कल कमलनाथ जी को ग्वालियर दौरे में जो प्यार और सम्मान मिला है, उसने साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश की जनता बिकाऊ नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता के जनमत को खरीदने का किसी को अधिकार और बेचने का किसी को अधिकार नहीं दिया था। मध्य प्रदेश में जो जनता के विकास के काम हो रहे थे उसको कुछ समय के लिए ज़रूर रोक दिया है, लेकिन उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी संदीप भमरकर इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, उपचुनावों की जंग जैसे जैसे करीब आती जा रही है, प्रचार प्रसार तेज हो रहा है, कहीं बदजुबानी तो कहीं पोस्टर में किस तरीके से एक दूसरे को बताया जा रहा है वो तस्वीर सामने आ रही है। क्या समझा जाए, अब ये चुनाव अहम का चुनाव हो गया इसलिए ये स्तर इतना गिर गया है? अहम का चुनाव भी और सत्ता हासिल करने का चुनाव भी है ये सभी दोनों ही दलों को मालूम है कि अगर इसमें से हम उतनी सीटें जीत सकते हैं जितनी बहुमत के लिए पर्याप्त है, और इसीलिए कि वही तेवर वही मूड नज़र आ रहा है जो विधानसभा के चुनाव में नज़र आया था। और इसीलिए ये जो तरकीबें अपनाई जा रही हैं, मसलन बदजुबानी की बात करें या ज़बान फिसलने की बात करें, तीखी टिप्पणियों की बात करें, एक दूसरे पर आक्रामक प्रहारों की बात करें, तो ये सभी का सभी विधानसभा के चुनाव में भी हमने देखने को मिला था। और अभी कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से आक्रामकता बताई जा रही है, ये जाहिर करती है कि कांग्रेस इसमें ये जाहिर करना चाह रही है कि वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, मरी नहीं है, बल्कि वो जिंदा है और अपने पूरी उसी आक्रामकता के साथ में विधानसभा के उपचुनाव में कूद रही है, जैसा कि विधानसभा के मुख्य चुनाव में। यहाँ पर कांग्रेस के लिए ये करना ज़रूरी इसलिए है कि कार्यकर्ताओं में ये संदेश देना है कि इन्हीं तेवरों के ज़रिए हमने विधानसभा के चुनावों में फतेह हासिल की थी और सरकार बनाई थी, और यदि वही तेवर, वही तैयारियां, वही रणनीतियां एक बार फिर से इस्तेमाल की जाएंगी तो उपचुनाव में भी ये सफलता हासिल की जा सकती है। और इसीलिए नेता, रणनीतिकार उन्हीं रणनीतियों पर काम कर रहे हैं जो विधानसभा के चुनाव के वक्त थी। बिल्कुल, और इसी वजह से तो हमें ऐसे पोस्टर भी देखने को मिल रहे हैं। पहले तो जुबान से ही गद्दार कहा जाता था, पोस्टर भी लग रहे हैं। आप बने रहिए संदीप मेरे साथ। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग में बदजुबानी भी हो रही है। कमलनाथ ने आज ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर्ज माफी का जिक्र करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान को नालायक कह डाला। कमलनाथ ने कहा कि हमने 2 लाख तक कर्ज माफ करने की बात कही थी। इसके आगे बोलते हुए कमलनाथ ने सीएम शिवराज के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। कमलनाथ के इस बयान पर शिवराज सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। शिवराज ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी 2 लाख रुपए से ज़्यादा थी उसका माफ़ नहीं होना था, उन्होंने कहा था 2 लाख रुपए तक माफ़ करेंगे। शिवराज जी कहेंगे 10 दिन में माफ़ नहीं किया। शिवराज जी आप इतने नालायक तो नहीं हैं कि 53 लाख कर्जा नहीं माफ़ पहचान नहीं सकते, कैसे कार्रवाई होगी? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। मैं तो किसी को नालायक नहीं कहता, पहले ही मुझे नालायक कह चुके हैं वो। अब मैं जैसा हूं मेरी जनता जानती, मेरा प्रदेश जानता है, और उनकी आत्मा को संतुष्टि मुझे नालायक में बोलने में मिलती है तो बोल के प्रसन्न हूं, मुझे क्या आपत्ति है। हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्वालियर से भी हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़े हुए हैं और संदीप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले मैं शैलेंद्र आपके पास आ रहा हूं। जनता चाहती है कि उसके यहां सड़क पहुंचे, पानी मिले, स्कूल, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पर चुनाव हो, विकास के मुद्दों की बात की जाए, लेकिन यहां तो सिर्फ एक दूसरे पर निशाना साधने से फुर्सत ही नहीं मिल रही है।
देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके से इस उपचुनाव की बात करें तो ये उपचुनाव नहीं बल्कि पूरी तरीके से चुनाव है। ये दोनों ही राजनीतिक दल इसको समझ रहे हैं और अपनी बात जो है वो कार्यकर्ताओं के बीच में कह भी रहे हैं। तो यही कारण है कि जो जुबानी जंग है वो काफ़ी तीखी हो गई है और उन सब के दौरान जो मर्यादाएं रखनी चाहिए राजनीतिक दलों के जो प्रमुख लोग हैं उन लोगों को, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। जिस तरीके से अक्सर कमलनाथ के मुँह से इस तरह के शब्द सुनने को नहीं मिलते हैं, लेकिन कर्ज माफ़ी को लेकर जिस तरीके से पिछले समय से लगातार बीजेपी जो है कांग्रेस को घेरती आ रही है और उनको लेकर तमाम सवाल भी किए जा रहे हैं। उसी सवाल का आज जब वो जवाब दे रहे थे और उन्होंने कहा कि 53 लाख जो किसान हैं उनके कर्ज माफ होने थे, 26 लाख किसानों के तो कर्ज माफ कर दिए, लेकिन बाकी सब करने में बहुत सारी प्रक्रिया होती है। और इसी दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ऐसा शब्द बोला जो कि राजनीतिक में खासकर इतने बड़े नेता के लिए इस तरह का शब्द प्रयोग नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है कि बात विकास की होनी चाहिए। बात ये होनी चाहिए कि ग्वालियर चंबल संभाग में जो सड़कें खराब पड़ी हैं उन पर आकर कैसे काम होगा। श्योपुर की जो नैरो गेज थी उसको ब्रॉड गेज में परिवर्तन करना, उसको लेकर काम कहां तक पहुंचा। चंबल से पानी लाने का काम कहां तक पहुंचा। या बहुत सारी ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं। सबसे बड़ी चीज़ रोजगार की बात करें, मानलपुर की बात करें या फिर बामौर की बात करें, जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हुआ करते थे जो दूसरे राज्यों को नौकरियां देते थे, आज वहां के लोकल के लड़कों को रोजगार नहीं है बल्कि उनको गुजरात और दूसरे राज्यों में नौकरी करने के लिए जाना होता है। तो इन सब की बातें नहीं होती, केवल या होती हैं तो केवल बातें होती हैं। ये जमीनी धरातल पर कब उतरेंगे, कब इन पर मूर्त रूप लेंगी ये योजनाएं, इसको लेकर कोई बात नहीं होती है। केवल आरोप प्रत्यारोप का दौर होता है जब कमलनाथ की सरकार मुद्दे गिनाए हैं शैलेंद्र, चाहे वो सड़क का हो, रोजगार का हो, इसके साथ एक और मुद्दा किसानों का भी है जिस पर उम्मीद करते हैं कि लोग बात करेंगे सियासी दल के नेता, लेकिन यहां पर ना सरकार ना विपक्ष कोई बात नहीं कर रहा है। संदीप, यही तो हम पूछ रहे हैं कि अगर आपको नालायक और लायक ही बताना था तो फिर राजनीति में आने की जरूरत क्या थी? आप यहां पर जनता के विकास के लिए आए, उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। और शायद इसीलिए हम ये मुद्दा उछाल रहे हैं मृदुल। और शैलेंद्र ने जो बात कही है, चाहे नैरो गेज की बात हो, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे कॉरिडोर की बात हो, ये बात अभी तक उपचुनाव में किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं उठाई। बीजेपी हो या कांग्रेस, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के अलावा कभी ज़मीनी समस्याओं के ऊपर तो बात ही नहीं की है। ये इन उपचुनाव में पहली दफ़ा है कि शैलेंद्र ने ये पहली दफ़ा ये बताया कि कौन कौन सी समस्याएं हैं जिससे ग्वालियर चंबल अंचल जूझ रहा है, इससे निपटा जाना ज़रूरी है। ये इन समस्याओं पर इन राजनीतिक दलों ने ध्यान नहीं दिया तो परेशानी हो जाएगी। और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, यदि इतने बड़े नेता ऐसा करने लग जाएंगे तो आने वाले दिनों में उपचुनाव का रुख क्या होगा ये समझा जा सकता है। दरअसल इन नेताओं को देखकर ही कार्यकर्ता ये तय करते हैं कि वो उपचुनाव में किस तरह की रणनीति अपनाएं। और यदि यही तेवर रहे, यही शब्दों का उपयोग रहा, तो आने वाले दिनों में उपचुनाव किसी और रुख की तरफ चला जाएगा। ये दिशा देने वाले नेता अगर इस चुनाव को इस तरह की दिशा दे बैठेंगे तो अनुमान लगा सकते हैं कि ये उपचुनाव का असली मकसद ही बदल जाएगा और केवल सत्ता हासिल करना इसका मकसद रह जाएगा। देखिए, जनता उसको वोट देगी जिससे उम्मीद लगाएगी, जिसके पर उसको भरोसा होगा। अपना भरोसा कायम करने के लिए शब्दों में निम्न स्तरीय शब्दों का इस्तेमाल कर लेना ये कतई काबिल बर्दाश्त नहीं है। और जनता इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखती है, अपने जहन में रख कर वोट डालती है। हालांकि जनता के दिमाग में बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर ही चुनाव लड़ा जाना है। उम्मीद ये करते हैं कि अभी शायद इन शब्दावलियों पर विराम लगे, पूर्ण विराम लगे और अब जनता से जुड़े हुए मुद्दे सामने लेकर आए जाएं। बिल्कुल। और ये जो पोस्टर लग रहे हैं या जो शब्दावली का चयन है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम किसी को नहीं कह रहे हैं कि आप ये शब्द कहिए, लेकिन हमारी सिर्फ यही कोशिश है कि जनता के जो मुद्दे हैं, ग्वालियर चंबल की जनता के जो मुद्दे हैं, अभी से नहीं सालों से जो मुद्दे हैं, उन पर कौन बात कर रहा है और कितनी बात कर रहा है। शैलेंद्र, आपने जो बात बताई है, इसके साथ ही एक कनेक्टिविटी की बात होती है कि कैसे कनेक्टिविटी हो, ग्वालियर चंबल में विकास का पहिया क्यों थमा हुआ है, इसको लेकर भी हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। कनेक्टिविटी दिल्ली से बहुत करीब है, उसके बावजूद जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। इन मुद्दों पर क्यों बात नहीं हो रही है? कोई करना नहीं चाहता या फिर किसी को करना ही नहीं है? देखिए, ये लोग केवल बात करते हैं अपने, अगर सभाओं की बात करें उनमें बात करते हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात कही जाती है,
चंबल से ग्वालियर में पानी लाने की बात कही जाती है, या दूसरे मुद्दों की बात कही जाती है कि चंबल एक्सप्रेस वे बन जाएगा, जो ग्रामीण इलाके हैं जो पिछड़े हुए उनमें रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। लेकिन ये सब कोई बात नहीं करता कि ग्वालियर चंबल संभाग में बामोर और मालनपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हुआ करते थे, आखिर वो बंद क्यों हुए, क्यों यहाँ से व्यापारी यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सीतापुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप किया गया बीजेपी सरकार द्वारा, उसमें इन्वेस्टर्स क्यों नहीं आ रहे हैं। यहाँ इन्वेस्टर समिट हुई, MOU साइन हुए, लेकिन एक भी इंडस्ट्री जो है वो धरातल पर सामने नहीं आ पाई। वहीं दूसरी बात करें शुगर मिल की, अगर कैलारस शुगर मिल एक समय में अंचल का सबसे बड़ा शुगर मिल हुआ करता था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो मिल बंद हो गया। उसके बाद हर सरकार चुनाव के समय ये वादा करती है कि अगर उनकी सरकार पार्टी उनकी सत्ता में आती है तो उस शुगर मिल को चालू कराया जाएगा, लेकिन केवल वो चुनावी जुमला होता है, वो केवल चुनावी वादा होता है। जैसे ही सरकार बनती है उस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर जनता हर बार चुनाव में वादे सुनती है और इस उम्मीद के साथ वोट करती है। ये सबसे अहम और बड़ा सवाल है कि इतने सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होने के बावजूद भी, कनेक्टिविटी अच्छी होने के बावजूद भी, बड़े शहरों से करीब होने के बाद भी यहां पर विकास क्यों नहीं पहुंचा है, इस पर ही बात होनी चाहिए। और जो नेता है वो एक दूसरे पर निशाना साधने से बाज नहीं आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। ग्वालियर चंबल दौरे के दूसरे दिन कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर शिवराज सरकार पर निशाना साधा। उपचुनावों को लेकर कमलनाथ ने कहा कि ये चुनाव तय करेंगे कि MP कौन सी पटरी पर चलेगा। वहीं बीजेपी के सवालों पर कमलनाथ ने कहा कि शर्म आती है कि शिवराज मुझसे 15 महीने का हिसाब मांग रहे हैं, मुझे अभी तक 15 साल का हिसाब नहीं दिया। कमलनाथ ने कहा मतदाता समझ रहे हैं कि सरकार कैसे सौदे से बनी। शिवराज सिंह बताएं कि ग्वालियर चंबल के लिए जितनी घोषणाएं की उसमें से कितनी पूरी हुई। रोजगार के मुद्दे पर कमलनाथ ने आरोप लगाते हुए कहा कि हम चाहते थे कि MP में निवेश आए, लेकिन कारोबारियों को MP पर भरोसा नहीं था क्योंकि भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी प्रदेश की पहचान बन चुकी थी। दूसरे दलों की पार्टी से नेताओं के आने पर कमलनाथ ने कहा कि आए हुए लोग और लाए हुए लोगों में अंतर होता है। कमलनाथ ने ग्वालियर में बिना सिंधिया का नाम लिए कहा कि मैं CM नहीं बनना चाहता था। जो कह रहे हैं कि उन्हें CM नहीं बनाया गया, उन्हें विधायक दल की बैठक में 18 वोट मिले थे। मेरे पास तो 11.5 महीने थे और 11.5 महीने में कांग्रेस की सरकार ने अपने नियत और नीति का परिचय दिया। जनता गवाह है, मुझे शिवराज सिंह से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आज हिम्मत है शिवराज सिंह को, मुझे समझ नहीं आता भारतीय जनता पार्टी और शिवराज को कैसी हिम्मत होती है कि मुझसे 15 महीनों का हिसाब किताब मांगे। ये 15 साल का हिसाब किताब दें, 15 साल का हिसाब किताब नहीं दे पाए, आज नहीं दे पा रहे हैं। मुझे सौदा करने, मैं तो एप्लीकेंट भी नहीं था, मैं तो अध्यक्ष बनने का एप्लीकेंट नहीं था। मुझे तो कहा गया आप जाइए, साल भर मुझे कहते रहिए, अरे जाइए, अरुण जानता है, मैं तो एप्लीकेंट नहीं था, मैं चीफ मिनिस्टर का भी एप्लीकेंट नहीं था और आज भी एप्लीकेंट नहीं, ये भी आपको बता दूं। तो आप सोचते कोई सौदे से तो वो वाले थे, सौदागर तो वो थे जो आज दूसरी जगह है, जिनकी घर वापसी हो गई। कमलनाथ के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कमलनाथ को 15 महीने के कुशासन अराजकता का जवाब देना होगा। शिवराज जी ने तो 2008 में, 2013 में, 2018 में जनता को अपना लेखा जोखा प्रस्तुत किया। अब आपको 15 महीने का हिसाब किताब देना होगा कि कैसे आपने खुद को बंटाधार 2.0 सिद्ध किया। शिवराज जी ने 2008 में, 2013 में, 2018 में जनता को जवाब दिया, हिसाब दिया, जनता को अपने किए का लगातार लेखा जोखा प्रस्तुत किया। अब आपकी बारी है, आपको 15 महीने का जवाब देना होगा कि किस प्रकार आपने मध्य प्रदेश को अपमानित करते हुए अराजकता के दौर में झकेलने का काम किया। बंटाधार 2 साबित किया आपने अपने आप को अपने शासन के जरिए। MP की महिला और बाल कल्याण मंत्री इमरती देवी के विवादित बयान का चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने राज्य शासन और कलेक्टर से जवाब मांगा है। दरअसल मंत्री इमरती देवी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो कलेक्टर से कहकर चुनाव जिताने की बात कहती दिख रही थी। इसे लेकर कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की और सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया। फिलहाल इस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए राज्य शासन और कलेक्टर से जवाब तलब किया है।
मंत्री इमरती देवी के विवादित बयान पर चुनाव आयोग के संज्ञान लेने पर कांग्रेस ने खुशी जाहिर की। एमपी कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि इसमें बेहतर कार्रवाई का उदाहरण पेश किया जाएगा। उनका कहना है आयोग चाहे तो इमरती देवी के चुनाव लड़ने पर रोक भी लगा सकता है। अगर वैधानिक रूप से इस चीज को देखेंगे, आप लीगल तरीके से देखेंगे, तो बिल्कुल ये एक तरह का क्राइम है। और मुझे लगता है कि बहुत खुशी की बात है, हम तो बल्कि कांग्रेचुलेट करते हैं ईसी को कि उन्होंने संज्ञान लिया। और ये बात भी समझना आवश्यक है कि यदि इसको संगीन तरीके से लिया जाएगा तो हो सकता है कि इमरती देवी की पात्रता समाप्त हो जाए आगे चुनाव लड़ने तक की, क्योंकि इस प्रकार का एक ऐतिहासिक निर्णय का हम लोग इंतजार कर रहे हैं जिससे कि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए भारतवर्ष को। मंत्री इमरती देवी के बयान पर चुनाव आयोग के नोटिस मामले में बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने कहा है कि इमरती देवी एक भोली भाली महिला हैं। उन्होंने भावनाओं में आकर बयान दे दिया। चुनाव आयोग के नोटिस पर जवाब देंगे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। चुनाव आयोग ने यदि जवाब मांगा है तो निश्चित तौर पर उनको जवाब दिया जाएगा। चुनाव आयोग अपना कार्रवाई करेगा, करना भी चाहिए। जवाब से संतुष्ट होगा तो नहीं होगा तो फिर से जवाब देंगे। लेकिन कांग्रेस के हिसाब से चुनाव आयोग नहीं चलता। कांग्रेस क्या मांग कर रही है इसका कोई महत्व नहीं है। चुनाव आयोग की अपनी एक गाइडलाइन है, उसके हिसाब से वो काम करता है। जवाब से संतुष्ट नहीं होगा तो फिर जवाब देंगे, संतुष्ट करेंगे चुनाव आयोग को। हम ऐसा मानते हैं कि इमरती जी ने भोलेपन में ही वो बयान दिया है।